हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका करियर गाइड में। आज क्लास 12 एग्रीकल्चर फसलों की खेती चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाला हूं। ये क्वेश्चन बहुत रिसर्च के साथ बनाया गया है जो डायरेक्ट एग्जाम में आ सकते हैं, तो लास्ट तक बने रहिए। और आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, टोटल 102 या 103 क्वेश्चन है, तो अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6207657619। यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए बहुत रिसर्च के साथ बनाया गया है जो एग्जाम में डायरेक्ट आ सके इससे। और देखिए आप लोग जैसे आप पीडीएफ से पढ़िएगा और लेक्चर नहीं देखिएगा तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि लेक्चर में आपको समझाया जाएगा, इससे आप रिलेट कर पाएंगे, डायरेक्ट याद हो जाएगा। इसमें इतना अच्छा समझाया जाएगा कि आपको देखते ही याद हो जाएगा। तो पीडीएफ ले लीजिएगा, बाकी इसको क्लास भी देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा क्यों क्लास करना है। देखिए 1-2 क्वेश्चन ही कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं बिना किसी रुकावट के। देखिए बिहार बोर्ड क्लास 12 एग्रीकल्चर चैप्टर 2 जो फसलों की खेती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम का क्वेश्चन आंसर है, दोनों का पीडीएफ बना के लाया। देखिए दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा गया है। इसी तरह का क्वेश्चन आपको ये 102 या 103 क्वेश्चन है, तो आप इसको पूरा देखिए। बहुत लंबा चैप्टर है। देखिए ये बहुत लंबा चैप्टर इसलिए इतना ज्यादा क्वेश्चन है क्योंकि इस चैप्टर से पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिलाकर 15 से 20 नंबर इसी चैप्टर से आते हैं, तो इसको अच्छा से करना होगा। और इसमें ऐसा क्वेश्चन बनाया गया जो एग्जाम में आ सके डायरेक्ट। बहुत लंबा है तो सारा क्वेश्चन इसमें कवर कर लिया गया है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, पूरा रिलेट कर पा रहेंगे। जब आप क्लास किए होइएगा पूरा पीछे का, तो घबराने की आवश्यकता नहीं, सब आपको याद ही होगा, पूरा थ्योरी से ही है। तो चलिए बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य में धान की खेती कितनी प्रतिशत क्षेत्र में की जाती है? इन बिहार स्टेट राइस इज कल्टिवेटेड इन हाउ मच एरिया? जो पूरे बिहार में होता है वह 32 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। धान की खेती 32 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। तो ऑप्शन कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे थोड़ा कलर भी चेंज होगा, इसमें ब्लैक होगा, ये थोड़ा दूसरे कलर का है, तो इससे भी पूरा कर सकते हो। और नीचे आंसर भी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी। दूसरा देखिए, निम्नलिखित किस्मों में कौन संकर धान है? जो इसमें किस्म है, इसमें कौन संकर धान है? सभी किस्म जो धान का ही किस्म है, लेकिन संकर धान कौन हो गया? PHB7 जो संकर धान का किस्म है। देखिए निम्नलिखित में गेहूं का वनस्पति नाम क्या है? जितना भी फसल होगा उस सबका वनस्पति नाम इम्पोर्टेंट होता है, वो एग्जाम में आने की संभावना ज्यादा रहता है। हर साल 2 या 3 फसल का इसमें वनस्पति नाम पूछ ही लेगा, इसको भी याद रखिएगा। जो क्या है? ट्रिटिकम एसिटिवम। जो ट्रिटिकम एसिटिवम है जो गेहूं का वनस्पतिक नाम है। जो ओरिया सटाइवा है वो धान का है। जो जी मेज है वो मक्का का है। और लेंस एसुलोटा है, ये LT होगा, तो ये हो गया मसूर का। देखिए ये आप सब रिलेट कर पा रहे हैं, जैसे ये ओरिया सटाइवा जो धान का हो गया, जी मेज जो हो गया वो मक्का का हो गया, और ये गेहूं का है, ये ट्रिटिकम एसिटिवम जो गेहूं का है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। लेंस एसुलोटा जो मसूर का वनस्पति नाम है, इंपोर्टेंट होता है सभी फसल का वनस्पति नाम। आइए आगे देखते हैं। गेहूं की फसल में बौनापन का गुण इनमें से किस प्रजाति से लिया गया है? जो गेहूं में बौनापन का जो गुण होता है वो किस प्रजाति से लिया गया है? किस प्रजाति में बौनापन का गुण पाया जाता है? फ्रॉम विच वेराइटी वाज द ड्राफ्ट ट्रेट इन वेट ऑब्टेन्ड? जो नोरिन प्रजाति होता है उससे बौना वाला गुण लिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे देखते हैं। शक्तिमान किस फसल का प्रजाति है? तो शक्तिमान जो हो गया वो मक्का का प्रजाति है, मक्का फसल का प्रजाति है शक्तिमान, इसको भी ध्यान रखिए। बहार किस फसल की प्रजाति है? बहार है अरहर की प्रजाति है। बरूरा किस फसल की प्रजाति है? बरूरा जो राई फसल की प्रजाति है, मस्टर्ड या राई। मस्टर्ड सरसों का मीनिंग होता है, लेकिन मेन रूप से इसका राई ही बोलते हैं। आइए देखते हैं, दोनों का सरसों और राई का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो मस्टर्ड ही होता है। बरदान किस फसल का प्रजाति है? बरदान इज वैरायटी ऑफ विच क्रॉप? बरदान जो है वो बरसीम का होगा। अब देखिए जो नहीं देखे हैं पूरा, अगर आपके पास टाइम है तो थ्योरी देख लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे आपका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ वहीं से बन जाएगा।
तो अगर आप नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए अगर आपके पास टाइम है, नहीं तो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा, देख सकते हैं यहाँ से। पीडीएफ कांटेक्ट करके ले लीजिए, उससे रिवीजन कीजिए और क्लास जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे क्या लिखा है समझ नहीं आएगा, जैसे इसका मतलब ही समझ नहीं रटने लगे, जैसे खरीफ फसल कब बोई जाती है, वर्षा ऋतु में, ऐसे रटते रह जाइएगा। तो क्लास कर लीजिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। कोई हार्ड अगर क्वेश्चन होगा उसका मतलब क्या होगा वो भी समझ आ जाएगा। तो खरीफ फसल कब बोई जाती है, तो खरीफ फसल वर्षा ऋतु में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से रबी फसल कौन है? गेहूं आप जानते होइएगा, गेहूं रबी फसल है। आगे देखिए, जायद फसल कब बोई जाती है? जायद फसल जो होती है वो गर्मी महीना में बोई जाती है। बेनबा जायद क्रॉप ग्रोन, जो गर्मी महीना में रोपी जाती है। ऑप्शन नंबर सी। धान किस प्रकार की फसल है? राइस बिलोंग टू बी टाइप्स ऑफ क्रॉप। धान जो है वो खरीफ फसल है, ये तो पता ही होगा। ऑप्शन नंबर बी। जुताई का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ प्लोविंग? जो मिट्टी को सख्त बनाना या मिट्टी को ढीला करना, पौधा काटना या खाद डालना। जो ऑप्शन नंबर, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी को ढीला करना। जुताई का उद्देश्य क्या हो गया? मिट्टी को ढीला करना, टू लूजन सॉइल। मिट्टी के ढीला करेंगे तभी तो फसल उसमें बोआएगा और उपज जल्दी होगा। बीज अंकुरन होगा तो उसमें बाहर निकलने में उसका अच्छा होगा, जिसके कारण जल्दी विकास करेगा। बीज की सही गहराई क्यों जरूरी है? वाई इज द प्रोपर सीड डेप्थ इम्पोर्टेंट? जो अंकुरन के लिए, अगर आप सही गहराई पे नहीं डालिएगा तो अंकुरन ही नहीं होगा। वो जो फली बनता है, जब शुरुआत में जो पौधा बेबी ट्री होता है वो बनेगा ही नहीं, वो अच्छा से बनेगा ही नहीं, तो उसका उपज कैसे होगा अच्छा से? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फॉर जर्मिनेशन, अंकुरन के लिए। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, बीज समान दूरी पर बोने की विधि कौन सी है? बीच मेथड इंश्योर्स इक्वल स्पेसिंग ऑफ सीड। जो ड्रिल विधि है वह जो बीज को समान दूरी पर बोने की विधि है, जिसमें मशीन द्वारा, जो एक मशीन आता है गेहूं रोपने वाला, उसमें समान दूरी पर मशीन द्वारा समान दूरी पर, समान क्वारी पर, पंक्ति बाय पंक्ति, लाइन बाय लाइन उसको रखकर समान दूरी पर रोपा जाता है। जो मशीन विधि से होता है, ये गेहूं रोपने का एक मशीन ही आता है, तो ये ड्रिल विधि उसी को कहते हैं। ड्रिल विधि समझ गए किसको कहते हैं? जो मशीन से लाइन बाय लाइन रोपा जाता है, दूरी बाय दूरी, पंक्ति बाय दूरी, सब समान रूप से करके रोपा जाता है, वो मशीन के द्वारा, उसमें फिक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब ड्रिप सिंचाई का मुख्य लाभ क्या है? पानी की बचत। अब समझिए ड्रिप सिंचाई क्या होता है। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ ड्रिप इरिगेशन? ड्रिप सिंचाई क्या होता है? ड्रिप सिंचाई जो वर्षा की तरह, जैसे वर्षा की तरह उसमें पानी पटाया जाता है, ऊपर से पाइप के माध्यम से पाइप में छेद कर दिया जाता है और ऊपर से चारों बगल पाइप लगा दिया जाता है, और उसमें पाइप में जो छेद रहता है उससे पानी पटता है, जिससे पानी की बहुत बचत होती है। इसी को ड्रिप सिंचाई कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा ड्रिप सिंचाई क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए, समझ गए? देखिए वरना सोचिएगा ड्रिप सिंचाई रटते रह जाएगा, पानी की बचत होता है, और समझ लीजिएगा ऐसे होता है तो आप रिलेट कर पा रही है। कोई क्वेश्चन के बारे में अगर आप अच्छा जान जाते हैं तो अपने आप याद हो जाता है, रिलेट कर करके आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। स्प्रिंकलर सिंचाई किसके समान होता है? स्प्रिंकल इरिटेशन इज सिमिलर टू, जो वर्षा के समान होता है। स्प्रिंकलर सिंचाई जो वर्षा के समान होता है, जिसमें आप वर्षा की तरह उसमें पानी पटाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जैविक खाद का उदाहरण क्या है? बीच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर, जो गोबर खाद होता है वो, या डंक मैनर, जो जैविक खाद का उदाहरण है। जैविक खाद किसे कहते हैं? जैविक खाद वह होता है जो प्राकृतिक वस्तुओं से बनाया जाता है, जैसे गोबर हो गया, या जो पेड़ पौधे का जो सड़ा गलाकर जो खाद बनाता है, कंपोजिट खाद बनाते हैं, उसी को कहते हैं जैविक खाद। जैसे कोई रैचा बोते हैं खेत में और उसको मूंग बोते हैं, उसको अंदर ही गला देते हैं और उसमें धान रोपते हैं, तो वो एक अच्छा ऑर्गेनिक मैन्यूर के अच्छा खाद के रूप में काम करता है, तो उसी को जैविक खाद कहते हैं। तो यहाँ पे कौन हो गया? गोबर खाद हो गया, वो जैविक खाद हो गया। ऑप्शन नंबर सी। देखते चलिए आपको सभी यही याद हो जाएगा, बस एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा पीडीएफ से। तो आइए देखते हैं, यूरिया में कौन सा पोषक तत्व होता है? बीच न्यूट्रिएंट इज प्रेजेंट इन यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन होता है पोषक तत्व, जो पौधे के वृद्धि में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर बी।
जो सब क्लास देखे हुए वो अपने आप इसको याद होगा, सारा क्वेश्चन याद होगा। और देखिए इसमें से अगर आप पूरा क्वेश्चन याद कर लेते एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ऐसा नहीं जो कोई क्वेश्चन बना देगा, बहुत रिसर्च के 2 दिन पूरा रिसर्च के साथ बनाया गया है, बहुत टाइम लगा है। तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा प्लीज, बहुत मेहनत लगा है इसमें बनाने के लिए। सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है भाई, ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन उठा के ले आ रहे हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई एग्रीकल्चर लिया होगा उसके पास भी वीडियो भेज दीजिएगा। तो खरपतवार क्या है, व्हाट इज बीड्स? बीड्स मतलब खरपतवार क्या है, यानी खरपतवार जो अनचाहे पौधे। कोई खरपतवार को चाहेगा अपने खेत में उगाना? खरपतवार जैसे आप धान रोपिएगा, कोई रोपिएगा उसमें खर जम जाता है, दूसरा खर, उसी को अनचाहे पौधा कहते हैं, खरपतवार जो अनचाहे पौधा होता है। ऑप्शन नंबर ए। निराई क्या है, व्हाट इज बीडिंग? निराई जो है खरपतवार हटाना है, निराई कुराई जो कम्युनिटी में करते हैं उसी को है रिमूविंग वीड्स, जो खरपतवार को हटाना उसी को निराई कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी। फसल काटने की प्रक्रिया क्या क्या लेती है, वो तो कटाई कहते हैं, वो सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी। थ्रेसिंग क्या है, थ्रेसिंग जो अनाज को अलग करना, व्हाट इज थ्रेसिंग? जो अनाज का अलग करना है, सेपरेटिंग ग्रेन्स। जब आपका पौधा तैयार हो जाता है तो उसमें थ्रेसर में या किसी प्रकार के माध्यम से अनाज को अलग करते हैं और उसमें जो चारा होता है उसको अलग कर लेते हैं, तो उसी को कहता है थ्रेसिंग। तो ऑप्शन नंबर बी। HIV का पूरा नाम क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HIV? भाई HIV नहीं है, HYV है, ये फसल वाला है HYV, इसका फुल फॉर्म देखिए, HIV ना समझिएगा। हाई एल्डिंग वैरायटी, उच्च उपज किस्म, जो इसका फुल फॉर्म हो गया HYV का, ये नहीं होगा, हाई एल्ड वैल्यू नहीं होगा, उच्च उपज मूल्य नहीं होगा, भारी उपज किस्म भी नहीं होगा, उच्च वर्ष किस्म भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, हाई एल्ड वैरायटी, उच्च उपज किस्म। दोनों मीडियम में है, एक साथ ही है, तो अब जिस मीडियम का स्टूडेंट है उस मीडियम में याद कर लीजिएगा। अगर आप हिंदी मीडियम सक्षम है तो उसमें याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत कम प्रॉब्लम होगा उसमें, एग्जाम में आएगा तो आराम से लिख दीजिएगा। आगे देखिए, फसल चक्र क्यों किया जाता है, व्हाट इज क्रॉप रोटेशन डन? मिट्टी खराब करने के लिए, उर्वरकता बनाए रखने के लिए, पानी बचाने के लिए, या समय बचाने के लिए? तो क्या हो जाएगा, उर्वरकता बनाए रखने के लिए। फसल चक्र क्या होता है, जैसे आपको ये एक खेत है, वहां पे आप धान कीजिएगा, उसके बाद गेहूं कीजिएगा, उसके बाद जो बीच में जो कुछ समय बचता है उसमें मक्का कर दीजिएगा, या मसूर कर दीजिएगा, कोई भी चीज कर दीजिएगा, और हर साल यही रिपीट कीजिएगा, जिससे उसमें मिट्टी की जो होता है उर्वरकता शक्ति बनी रहेगी, और खेत को पता रहेगा इसमें क्या उपजा रहा है, कब क्या उपजा रहा है, जिससे आपका जो फसल होगा वो अधिक उपजेगा, अधिक पैदावार करेगा। तो क्यों जरूरी है, उर्वरकता बनाए रखने के लिए, इसीलिए फसल चक्र जरूरी है। देखिए, जूट को क्या कहा जाता है, व्हाट इज कॉल्ड जूट? जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, ये भी याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, गोल्डन फाइबर। आगे देखिए, कौन सी फसल को अधिक पानी चाहिए? अब लोग जानते होंगे धान को सबसे अधिक पानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी, धान को हर वक्त पानी में भी रख दीजिएगा, जब तक जब लास्ट समय आएगा तब उसमें सूखा चाहिए, बाकी अगर हर वक्त पानी भी रहेगा तो चल जाएगा, उपज दे देगा अच्छा से। हरित क्रांति किससे संबंधित है? ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, उद्योग से संबंधित है, कृषि उत्पादन को बढ़ाना, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, या व्यापार या ट्रेड के लिए है, शिक्षा एजुकेशन के लिए है। तो क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। हरित क्रांति जो है वो कृषि उत्पादन को बढ़ाना है, इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। और श्वेत क्रांति क्या हो गया, उसमें मिल्क को उत्पादन बढ़ाना है, दूध के उत्पादन को बढ़ाना है। तो आपको यहाँ पे मिल्क उत्पादन के बारे में नहीं पूछेगा, हरित क्रांति कृषि विज्ञान है तो यहाँ पे वही पूछेगा, हरित क्रांति पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, कृषि उत्पादन बढ़ाना। आगे देखिए, धान का वानस्पतिक नाम क्या हो गया, ऊपर आपको बताया था जब गेहूं का आया था उसमें ऑप्शन था, तो क्या हो जाएगा, ओरिजा सटाइवा। जो ये ट्रिटकम आस्टिवम है जो गेहूं का हो गया, वो कैकनस कैजन हो गया, ये प्यूसम सटाइवा हो गया, ये दूसरे फसल का है। तो क्या हो जाएगा इसका, ओरिजा सटाइवा, जो धान का वानस्पतिक नाम है। आगे देखिए, धान के लिए उपयुक्त जलवायु क्या है, व्हाट इज द सुटेबल क्लाइमेट फॉर राइस कल्टीवेशन? जो मौसम गर्म और आर्द्र होगा, हॉट एंड ह्यूमिड होगा, वो धान के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, धान के लिए आदर्श तापमान कितना होता है? आइडियल टेम्परेचर फॉर राइस वेट राइस क्रॉप। धान या गेहूं के लिए, धान या गेहूं दोनों होगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? दोनों फसल के लिए समान ही है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। 81 का है, धान का तापमान कितना होता है? देखिए सिर्फ धान के लिए 20 से 25। आंसर सी, ऑप्शन नंबर सी। धान के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? व्हाट इज द सॉइल द बेस्ट फॉर राइस कल्टीवेशन? धान के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो चिकनी या दोमट मिट्टी है, क्ले एंड लोमी सॉइल। ध्यान रखिए इसको, ऑप्शन नंबर सी। बिहार में धान मुख्यतः किस मौसम में उगाया जाता है? राइस इज मेनली ग्रोन इन विच सीजन इन बिहार? तो बिहार में धान खरीफ मौसम में उगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। धान की खेती प्रमुख विधि कौन सी है? रोपाई विधि। अब यही देखे होइएगा, रोपाई विधि को ही सारा यही प्रचलित है। मेन मेथड कल्टीवेशन का जो रोपाई विधि ट्रांसप्लांटिंग ही है। पूरा बिहार में, पूरा देश में ऐसा ही है। छिड़काव विधि बहुत कम क्षेत्र में होता है, जहाँ पे बलुआई मिट्टी होता है वहां पे कर दिया जाता है छिड़काव विधि से। कटार विधि नहीं देखे हो या ड्रिलिंग विधि भी नहीं देखे हो ये, तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, धान के बीज का अंकुरन किस तापमान पर अच्छा होता है? जो धान का बीज का अंकुरन होता है सबसे अच्छा किस तापमान पर होता है? एट व्हाट टेम्परेचर डज राइस सीड जर्मिनेट बेस्ट? तो कौन सा तापमान हो गया? 30 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अच्छा अंकुरन देता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, धान की फसल के लिए पानी की आवश्यकता कैसी होती है? सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है धान की खेती के लिए। धान की खेती में पानी भरकर रखने का क्या कारण है? खरपतवार नियंत्रण। धान में अगर अधिक दिन तक पानी भर के रखेगा तो उसमें खरपतवार में नियंत्रण होगा, जो छोटे पौधे होंगे वो गल जाएंगे। देखिए धान और गेहूं के बारे में ज्यादा क्वेश्चन होगा, क्योंकि इससे ज्यादा क्वेश्चन आते ही हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बिहार धान का बिहार जो है धान का मुख्य फसल है, तो इसको ध्यान में रखिए। गेहूं दूसरे स्थान पर आता है, वो भी दूसरे स्थान पर मुख्य फसल है बिहार का, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन बनाया गया है। आगे देखिए, और धान की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान क्या होगा? व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल पीएच फॉर राइस कल्टीवेशन? जो 6.5 होगा वो सबसे अच्छा पीएच मान माना जाता है धान की खेती के लिए। देखिए धान के रुपाई पौधे की आयु कितनी होनी चाहिए? जब सीडिंग ऑफ ट्रांसप्लांटिंग राइस, जब धान को छिड़काव विधि से कर देते हैं, जो बिछन के लिए तैयार कब हो जाता है, कितने दिन के बाद सबसे अच्छा होता है? 20 से 22 दिन के बाद हो जाएगा, तो वह धान के रुपाई के लिए अच्छा हो जाएगा। आगे देखिए, धान की खेती में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा दवा का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर वीड कंट्रोल इन राइस? ब्यूटाक्लोर, यूरिया, ब्यूटाक्लोर, डीएपी, पोटाश। जो सबसे अच्छा होता है ब्यूटाक्लोर, उसका यूज किया जाता है धान में खरपतवार के नियंत्रण के लिए। खरपतवार को हटाने के लिए, दुबीबी को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ब्यूटाक्लोर, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए 41 नंबर क्वेश्चन, धान की ब्लास्ट बीमारी का क्या कारण है? फफूंद, फंगस होता है, वो धान के ब्लास्ट बीमारी का कारण है। जब धान का ब्लास्ट बीमारी हो जाएगा, उसमें धान में जब दाग उग लग जाता है, काला काला धब्बा पड़ जाता है, उसी को ब्लास्ट बीमारी कहते हैं, जो फंगस के कारण होता है, फफूंद के कारण हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए। धान के तना छेदक का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? जो धान का तना छेदक जो कीट हो गया, जो उसका बीमारी हो गया, वो किसके कारण होता है? उसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साइंटिफिक नेम ऑफ राइसोस्टीम बोररीज। तो क्या होगा? स्क्रिफोगा इंस्टूलस। तो क्या हो जाएगा? स्क्रिफोगा इंस्टूलस। तो याद कर लीजिए इसको, ऑप्शन नंबर बी। गेहूं के अंकुरन के लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? गेहूं के जो अंकुरन होता है वह 20 से 25 डिग्री सेल्सियस पर अच्छा होता है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, गेहूं के पकने के समय उपयुक्त तापमान होता है, जब उसका पकने का टाइम होता है उसके लिए कितना तापमान आवश्यक है? 14 से 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, गेहूं का उत्पत्ति स्थान कहाँ माना जाता है? प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ वेट। जो दक्षिण पश्चिम एशिया है उसी को गेहूं का उत्पत्ति माना जाता है, उत्पत्ति का स्थान, उद्भव का स्थान वही है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, बिहार में गेहूं का औसत उत्पादन कितना होता है? बिहार में जो होता है 2800 से 3000 केजी प्रति हेक्टेयर गेहूं का औसतन उत्पादन होता है। गेहूं की खेती के लिए पीएच मान उपयुक्त है
आइडियल सॉइल पीएच फॉर बेड कल्टीवेशन इज, जो हो गया 7 होगा। गेहूं का पीएच मान है, जिस खेत की मिट्टी का पीएच मान 7 होगा वो सबसे उपयुक्त माना जाता है। आगे देखिए, गेहूं की सबसे अच्छी बुआई विधि कौन सी है? सीड ड्रिल विधि, जो सबसे अच्छा माना जाता है। सीड ड्रिल विधि जो सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें गेहूं का जो होता है उसमें बराबर समान दूरी पर समान चौड़ाई लंबाई सब कुछ समान विधि से किया जाता है, जो हाथ से नहीं होता, जो मशीन के द्वारा होता है। पीछे भी ये क्वेश्चन आ गया था दूसरे रूप में, तो इसको याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? विच सॉइल इज द बेस्ट फॉर वेट कल्टीवेशन, जो गेहूं की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है और दोमट मिट्टी बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, बिहार में गेहूं का स्थान खाद्य फसलों में कौन सा है? जो दूसरा स्थान है, ये भी याद रखिएगा। धान पहले पे है और गेहूं दूसरे स्थान पे है। गेहूं की बुआई की गहराई कितनी होना चाहिए? 4 से 5 सेंटीमीटर गेहूं की जो बुआई की गहराई वो होनी चाहिए, जिससे अच्छा उपजेगा, अंकुरन में सहायता होगा, अच्छा आसानी से अंकुरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। गेहूं के उत्पादन पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? बीज फैक्टर अफेक्ट बेड प्रोडक्शन ऑफ द मोस्ट, हवा, मौसम, प्रकाश या तापमान? तो मौसम। अगर आपको पता होगा तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा, जिससे आपका भी फायदा होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो मैंने क्लास किया है वो हमको पता है पूरा, तो गलत या सही आप ऑप्शन में डालते चलिएगा। जब क्वेश्चन हो रहा है तो साथ साथ कमेंट करते चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 53, गेहूं के कजरा कीट के नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? जो कजरा कीट होता है, जिसमें गेहूं में जो कजरा काला काला टाइप लग जाता है चारों बगल, उसको नियंत्रण के लिए कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड टू कंट्रोल कट वर्म इन बेड, तो कौन सा उपयोग किया जाता है? क्लोरोपाइरीफॉस, जो दवा है, रसायन जो दवा है उसका उपयोग किया जाता है उसको हटाने के लिए, नियंत्रण के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मक्का का उद्भव कहाँ हुआ है? मक्का का जो उद्भव हुआ है, जो उत्पत्ति हो गया है, वो कहाँ हुआ है? मध्य अमेरिका में हुआ है मक्का का उत्पन्न, सेंट्रल अमेरिका। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, मक्का भारत में किसके द्वारा लाया गया था? मेज वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय, ब्रिटिश के द्वारा लाया गया था, पुर्तगीज के द्वारा लाया गया था, डच के द्वारा लाया गया था, या फ्रेंच के द्वारा लाया गया था? तो क्या हो जाएगा? पुर्तगीज। जो भारत में गेहूं में मक्का जो लाया गया था वो पुर्तगीज के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी। मक्का के लिए पीएच मान क्या हो जाएगा? 5.5 से 7.5। ऑप्शन नंबर बी। सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है हर फसल के लिए? उसका वैज्ञानिक नाम हो गया, उसका जो कब की जाती है, रोपाई कब की जाती है, ये हो गया, और उसका जो खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा दवा लाया जाता है, ये हो गया। ये सब इम्पोर्टेंट माना जाता है, तो ये सबको ध्यान में रखिएगा। मक्का खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सा दवा चाहिए? मक्का में जो खरपतवार नियंत्रण हो रहा है उसमें कौन सा दवा चाहिए? एंट्राजिन। बेडीसाइड इज इन मेज, खरपतवार के लिए कौन सी दवा चाहिए? एंट्राजिन। ऑप्शन नंबर ए। मक्का का पत्ती लपेटक किससे होता है? लेफ्ट रोलर इज कॉज्ड बाय, जो होता है मरस मिया के द्वारा होता है मक्का में पत्ती लपेटक। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। दलहन में प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? 20 से 28%। देखिए दलहन में कोई भी दाल पूछ देगा, मसूर, उड़द, मूंग, कोई भी दाल पूछ देगा, सब में आपको प्रोटीन की मात्रा कितना बताना है? 20 से 28%। एक दो में कम या ज्यादा होता है तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो क्या याद रखना है? 20 से 28%। यही कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा दलहनी, कोई भी नहीं, जैसे दलहनी में कोई भी दलहन दाल का नाम आ जाएगा तो प्रोटीन की मात्रा कितना बताना है? 20 से 28%। आगे देखिए, अरहर का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? काजनेस काजन, जो अरहर का वैज्ञानिक नाम हो गया। साइंटिफिक नेम ऑफ अरहर, जो क्या हो जाएगा? काजनेस काजन, जो अरहर का वैज्ञानिक नाम हो गया। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते चलिए, आपको याद ही होगा सब, कोई ज्यादा भारी नहीं है। नहीं भी याद हो तो याद कर लीजिएगा, पीडीएफ ले लीजिएगा, आप रटने की आवश्यकता नहीं, क्लास कर लीजिएगा, एक दो बार आप इसको देखिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। कोई भारी नहीं है, ज्यादा कोई साइंस न है इनमें। अरहर का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? बिगेस्ट नेमी ऑफ अरहर। अरहर का जो सबसे बड़ा शत्रु है वो पाला है, फ्रॉस्ट है।
अब समझ लीजिए फ्रॉस्ट किसको कहते हैं। जो फ्रॉस्ट होता है जब ठंडी मौसम में जो पानी होता है जो बर्फ के रूप में बन के पौधे के जो चारों बगल जो हो जाता है ना, देखिएगा उसमें पानी जैसा चिपका चिपका रहेगा, बर्फ टाइप का हो जाएगा। जब ठंडी के मौसम में छुएगा तो उसमें पानी चिपका, वही इसका सबसे बड़ा दुश्मन, उसी को पाला कहते हैं। समझ गए पाला ये फ्रॉस्ट किसे कहते हैं। तो अरहर का सबसे बड़ा शत्रु यही, बिगेस्ट एनिमी ऑफ अरहर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आपका वो इसमें हिंदी और इंग्लिश का जो एआई वीडियो से समझाया गया पूरा चैप्टर, क्लास 10 का भी 12 का भी सारा सब्जेक्ट, जैसे बातचीत पाठ हो गया, उसने कहा था रोज कहानी हो गया, अर्धनारीश्वर हो गया, आगे जितना भी कहानी है सबको एआई के माध्यम से वीडियो बनाया गया है। कार्टून वीडियो कैसे देखते हैं उस प्रकार से, तो इसी चैनल पर अपलोड है, जाके देख लीजिएगा, आपको पूरा क्लास समझ में आ जाएगा। उससे आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा। घबरा जब आप देखिएगा जैसे फिल्म चल रहा है उस प्रकार से वो चलेगा, उसमें एक दो ट्रिक भी बताया गया है, तो आप देख लीजिएगा। यहीं पर जाइए चेक कीजिए इसी चैनल पर, पहले क्लास कर लीजिएगा तब उसको चेक कीजिएगा। प्ले लिस्ट भी बना हुआ उसका सारे का, तो वहां भी देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चन्ना का बीज दर, चन्ना का बीज दर कितना हो गया, 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी। सीड रेट ऑफ ग्राम, तो चना का बीज दर कितना हो गया, 75 से 80%, एक हेक्टेयर में इतना बीज को बोया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। मसूर का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, साइंटिफिक नेम ऑफ लेंटिल, या मसूर भी बोल सकते हैं, मसूर का इंग्लिश नाम हो गया लेंटिल। तो क्या हो गया, लेंस कुलिनारिस, लेंस कुलिनारिस क्या हो गया, मसूर का वैज्ञानिक नाम हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। मसूर की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है, ओरिजिन ऑफ लेंटिल या मसूर इज दक्षिण ईरान या तुर्की, जो मसूर का उत्पादन स्थल माना जाता है, क्या हो गया, दक्षिण ईरान या तुर्की, देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। 66 देखिए। मटर के लिए अधिक तापमान क्या करता है, हाई टेम्परेचर इफेक्ट ऑन मटर। अगर मटर में अधिक तापमान दीजिएगा, अगर तापमान ज्यादा हो गया तो उसको क्या बाधित करता है, क्या प्रॉब्लम आती है, उसको क्या नुकसान पहुंचा, तो देखिए परागन बाधित करता है, अफेक्ट पोलिनेशन, जो परागन होता है जब उसका बीज तैयार होने लगता है वही बाधित कर देता है, वही नहीं होगा तो उसमें मटर का दाना नहीं बनेगा अच्छा। तो क्या हो जाएगा, परागन ही बाधित कर देता है, परागन बाधित हो जाएगा तो उसमें अंडाशय बनेगा ही नहीं, तो बीज का जो उत्पादन होता है उत्पादन वो होगा ही नहीं, वो ज्यादा विकसित करेगा ही नहीं, उसमें बीज निकलेगा ही नहीं, और ज्यादा तापमान होगा तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उड़द का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया, साइंटिफिक नेम ऑफ उड़द क्या हो गया, फेसियलस मुंगो, जो क्या हो गया, उड़द का वैज्ञानिक नाम हो गया फेसियलस मुंगो, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। मूंगफली के तेल की मात्रा कितनी होती है, मूंगफली में तेल की मात्रा कितनी होती है, ऑयल कंटेंट इन ग्राउंडनट इज, जो 45 से 50% होता है मूंगफली में तेल की मात्रा, 45 से 50%, याद रखिएगा इसको। तिलहनी फसल में भी और भी पूछिएगा तो इसमें 45 से 50% होगा, एक दो और है तो आपके सिलेबस में है ही नहीं उतना, तो यही याद रखिएगा, सब में 45 से 50%, और एक दो में ज्यादा कम होगा तो वो बता देंगे। कोई भी पूछेगा तिलहनी फसल में तो इसमें तेल की मात्रा कितना होता है, 45 से 50% बताइए, और एक दो को होगा ज्यादा कम वाला तो बता देंगे। मूंगफली का उद्भव कहाँ हुआ है, ओरिजिन ऑफ ग्राउंडनट इज ब्राजील में, जो मूंगफली का उद्भव हुआ, उत्पादन हुआ, जो पहले सबसे पहले जो उत्पत्ति हुआ वो कहाँ हुआ था, ब्राजील में, ब्राजील से चारों बगल फैला, तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। मूंगफली के लिए उपयुक्त तापमान कितना है, आइडियल टेम्परेचर फॉर ग्राउंडनट कितना है, ऑप्शन नंबर सी 35 से 40 डिग्री सेल्सियस, जो मूंगफली के लिए उपयुक्त तापमान है। ये क्वेश्चन नंबर 71। दलहन फसलें किसके द्वारा नाइट्रोजन स्थिर करती है, पल्स फिक्स नाइट्रोजन बाय, जड़ के द्वारा करती है, पत्तियां के द्वारा करती है, रूट के द्वारा करती है, लीव्स के द्वारा करती है, राइबोजियम के द्वारा करती है, या स्टेम या तना के द्वारा करती है, किसके द्वारा करती है, राइबोजियम के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। दलहन फसल जो होता है वो नाइट्रोजन अपने पास स्थिर करता है किसके द्वारा, तो राइबोजियम के द्वारा करता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी अच्छा से देख लीजिएगा। क्वेश्चन सब वो आने का ज्यादा चांस है, सब क्वेश्चन आने का चांस है, बहुत लंबा चैप्टर, इससे ज्यादा नंबर का आता है, तो सब देख लीजिएगा अच्छा से।
ज्यादातर इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बनाया गया है, ऐसे नहीं कोई क्वेश्चन ला के रख दिया गया आपके पास। अरहर में बाज रोग किससे होता है? स्टेरिलिटी मोस्ट इज कॉज्ड बाय, जो किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। अरहर में बाज रोग होता है वो वायरस के कारण होता है। देखिए आप कॉल नहीं कीजिएगा पीडीएफ के लिए, आप सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। अगर नंबर है वहाँ पे तो आप वहाँ पे व्हाट्सएप पे कर लीजिएगा, आप बोल लीजिएगा वहाँ पे हमें पीडीएफ चाहिए, सब्जेक्ट का नाम बोल लीजिएगा तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। वहाँ पे जो कुछ शर्त होगा वो पूरा कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं किसके कारण होता है? वायरस के कारण। ऑप्शन नंबर डी। चना का उगता रोग किससे होता है? बिल्ड ऑफ ग्राम कॉज्ड बाय, जो फंगस के कारण होता है। आंसर नंबर सी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो नहीं कीजिएगा जल्दी कर दीजिए। देखिए इतना मेहनत कर रहे हैं, बहुत दिन में देखिए क्वेश्चन आंसर 2 दिन से आपका क्लास नहीं हो रहा था, इसी क्वेश्चन आंसर तैयार कर रहा था। बहुत रिसर्च किया हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा हूँ कैसे पूछता है, आगे क्या आने की संभावना है, वो सारे कुछ देखकर बनाया गया है। 2 दिन पूरा लगा है, और ऐसा नहीं है कि पूरा दिन लगा है, भर दिन इसी पे रिसर्च किया है तभी जाकर बना है। आपको ऐसे लगता है कोई क्वेश्चन बना दिया, तो मेहनत भी देखिए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चना का उगता रोग किससे होता है? फंगस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए उड़द में पीली मोजक रोग किससे होता है? येलो मोजक स्प्रेड बाय, जो सफेद मक्खी के द्वारा होता है उड़द में पीली मोजक रोग। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए मक्का को भविष्य की फसल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह अधिक उत्पादन करता है। मक्का जो होता है वो सबसे अधिक उत्पादन करता है, इसलिए इसको भविष्य का फसल माना जाता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए राई का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? साइंटिफिक नेम ऑफ राई इज, तो क्या हो जाएगा? ब्रासिका जंसी। ब्रासिका जंसी हो गया जो राई का वैज्ञानिक नाम हो गया। ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखिए तोरी की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? ओरिजिन ऑफ तोरी इज पूर्वी अफगानिस्तान, जो तोरी का उत्पादन माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं खली का उपयोग किसके लिए होता है? वाइल्ड केक इज यूज्ड फॉर, जो पशु आहार के लिए। खली जानते हैं किसको कहते हैं? जब आप तेल पिराने के बाद जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उसको खरी बोलते हैं। अपने यहाँ पे खली लिखा होगा, आप लोग खरी बोलते होइएगा। अब ध्यान आ गया, खरी बोलते हैं उसको। तो उसको अब समझ आएगा, खरी तो पशु के आहार के लिए उपयोग किया जाता है, एनिमल फीड के लिए। तेल है जो पिराने के बाद जो बच जाता है, उसका सीटी बच जाता है, उसका जो कुछ पात बच जाता है, उसका जो खरी बच जाता है, उसी को बोलते हैं खली। वाइल्ड केक भी बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सी राई की उन्नत किस्म? व्हाट इज एन इम्प्रूव्ड वेराइटी ऑफ राई, जो पूछा वर्ड हो गया वो राई की उन्नत किस्म है। ये भी इम्पोर्टेंट सब होता है, कौन सा किस्म किसका, प्रभेद का नाम बताइए, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। लाही या एफिड किस प्रकार का रोग है? एफिड टाइप ऑफ, जो एक कीट रोग है। एफिड जो हो गया वो एक कीट रोग है, कीट के द्वारा होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए लाही का नियंत्रण किससे किया जा सकता है? एफिड इज कंट्रोल बाय, नीम घोल से। जो नीम घोल आप समझ जाइए, नीम के घोल वही जो पेड़ होता है नीम, उसी को घोल के द्वारा पत्ती, उसमें अगर पत्ती को तोड़ उड़ कर, पत्ती या जड़ उड़ के कोई भी चीज को उसको तोड़ गल के उसके चारों बगल उसके छीटिएगा, जिससे नीम का जो लाही रोग होगा वो नियंत्रण किया जाता है। और उसका जो दवाई बनाया जाता है, जो उर्वरक बनाया जाता है, जो साइंटिफिक दवा होता है, जो आप खरीद के लाते हो ना उसके रोग के लिए, तो भी नीम का ही पत्ता को उसमें मिश्रित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी। तिलहनी फसल की कटाई कब करनी चाहिए? हार्वेस्टिंग शुड बी डन व्हेन, जब तिलहनी फसल की कटाई कब करनी चाहिए? तो देखिए 75% फलियां पकने के बाद। जब तिलहनी फसल की पूरे, जब आप जिस खेत में रोपिएगा उसमें पूरे खेत में लगभग 75% जो फल होगा वो पक जाएगा उसमें, तब आप उसकी कटाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए सरसों के बीज में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन कंटेंट इज मस्टर्ड सीड इज। ऑप्शन नंबर सी 28%। जो सरसों बीज में जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो 28% होती है। ध्यान रखिएगा इसको, सरसों भी इम्पोर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है। ये चैप्टर भी पूरा इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा भी है, तो ध्यान रखिएगा, सारा क्लास कर लीजिएगा,
पूरा क्लास आपको अच्छा से कराया गया, पूरा थ्योरी आपको समझा कर पढ़ाया गया है। और कल आपका जो होगा वो सब्जेक्टिव का क्लास होगा, इस चैप्टर का जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव होगा आपको यहीं पे कराया जाएगा, उसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कॉन्टेक्ट कीजिएगा व्हाट्सएप पे। राई की खेती अधिक क्यों बढ़ रही है? वाई इज राई कल्टीवेटर इंक्रीजिंग? राई का जो खेती है अधिक क्यों बढ़े? अधिक उपज और रोग प्रतिरोधी, हाई एल्ड डिजीज रेसिस्टेंट। जब आप थ्योरी पढ़े होगा तो आपको बताया होगा राई की खेती क्यों बढ़ रही है। राई की खेती में रोग बहुत कम लगता है, 9 के बराबर रोग लगता है। जैसे सरसों में देखिएगा बहुत रोग लग जाता है, जिससे उपज भी बहुत कम जाता है, लेकिन राई में रोग बहुत 9 के बराबर लगता है, जिसके कारण उसका उपज अधिक होने लगता है। तो थ्योरी में बताएगा बहुत सारा चीज तो थ्योरी में बताया गया हो, फिर भी यहाँ पे बता दिया जा रहा है, समझ आ जाएगा जिससे। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, गन्ना से कौन कौन से उत्पादन बनते हैं? व्हाट इज प्रोडक्ट आर ऑब्टेन फ्रॉम शुगर केन? चीनी, गुड़, शुगर या जैगरी बनता है, खंडसारी बनता है या एथेनॉल बनता है? क्या बनता है? देखिए अब ये जानते होइएगा, चीनी भी बनता है, गुड़ भी बनता है, खंडसारी भी बनता है, ये एथेनॉल भी बनता है। खंडसारी जो सीटी बोलते हैं उसी को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी, सभी बनते हैं इससे। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा जो ये सब सेम टू सेम में पूछ भी सकता है या नहीं पूछ सकता है, लेकिन आप जब आप अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो ऐसे भी याद रखिएगा, जैसे चीनी पूछ देगा या दूसरा ऑप्शन दे देगा तो आपको सिर्फ चीनी ही चूज करना है, या खंडसारी दे देगा सिर्फ खंडसारी देगा और ऑप्शन पूरा बदल देगा। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, से डायरेक्ट रटने से भी कोई सकता नहीं है, इससे आपका ज्यादा मार्क्स लाने के। जैसे कोई टॉपर बनना चाहते हैं तो अब पूरा सेम टू सेम क्वेश्चन रटेगा तो सही ना होगा। क्वेश्चन को, कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन वहीं से पूछेगा, बस वो किसी तरह घुमाता है क्वेश्चन को, वही क्वेश्चन को आंसर का क्वेश्चन बदल देगा, क्वेश्चन को आंसर बदल देगा, वो उसका अर्थ दूसरे मतलब में समझाएगा। तो यही आपको पकड़ना रहता है। टॉपर जो टॉपर बनता है यही समझ लेता है, वही टॉपर बनता है। वरना मेहनत तो बहुत लोग करता है, सिर्फ मेहनत करने से भी नहीं होता। मेहनत बहुत आवश्यक है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से आप समझते नहीं है क्या करना है, कैसे करना है, यह भी बहुत दुखदायक होता है, क्योंकि आपको मेहनत भी करना साथ साथ जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं, गन्ना की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? तो गन्ना की उत्पत्ति वो भारत को ही मानी जाती है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, और कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट में कर दीजिएगा, आप व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं। यहाँ पे लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। देखिए कमेंट में धन्यवाद जरूर लिख दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट में धन्यवाद लिख दीजिएगा। जब चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, जब आप लास्ट पे जाइएगा वीडियो के लास्ट में, तो उसके बाद धन्यवाद लिख दीजिएगा कमेंट में, जिससे हमको पता चलेगा जो आप लोग देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, बिहार में गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बीच डिस्ट्रिक्ट है हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्शन इन बिहार। बिहार में जो सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है वो पश्चिमी चंपारण में होता है। वेस्ट चंपारण में जो गन्ना का उत्पादन होता है सबसे अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी। बहुत सारे जो चीनी मिल हो गया वो सब बंद हो गया था, तो सभी जगह उत्पादन बहुत घट गया था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे कोई चीज खत्म हो जाता है उसको बढ़ाने में बहुत टाइम लगता है, तो अभी बढ़ाने में बहुत टाइम लगेगा। बहुत घट गया बिहार से गन्ना की खेती, बहुत मिल बंद हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, गन्ना के लिए उपयुक्त मृदा पीएच कितना होता है? आइडियल सॉइल पीएच फॉर शुगर केन कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 6 से 7.5। चलिए आगे देखते हैं, 89, गन्ना में लाल सड़न रोग किससे होता है? रेड रूट डिजीज इन शुगर केन इज कॉज्ड बाय। जब गन्ना में जैसे अब देखो कोई पेड़ में उसमें लाल लाल हो जाता है, उसके अंदर तक ले लाल रहता है पूरा, या छीले होइएगा तो उसमें अंदर भी लाल लाल रहता है। जब गन्ना खाइए होइएगा तो उसमें देखता है वो एक बीमारी है। तो किसके कारण होता है? फंगस के। जब वो ऐसा देखेगा तब खाइएगा नहीं उसको, वो एक बीमारी है, उसमें कीड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का लगभग 70% जूट उत्पादन किन देशों में होता है? 70% ऑफ वर्ल्ड जूट इज प्रोडक्ट इन। जो पूरा जो विश्व का 70% जूट होता है वो भारत और बांग्लादेश दोनों मिलकर करता है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं, जूट की खेती के लिए उपयुक्त तापमान क्या है? आइडियल टेम्परेचर फॉर जूट इज 24 से 37 डिग्री सेल्सियस, जो जूट की खेती के लिए उपयुक्त तापमान है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखते हैं, जूट की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? मेजर टाइप्स ऑफ जूट इज, तो क्या हो जाएगा?
दोनों है मेजर टाइप्स ऑफ जूट, जो कैप्सुलेरिस है या ओलिटोरियस है, ये सभी जूट की प्रमुख प्रजाति का नाम है। क्या हो जाएगा? बोथ। ऑप्शन नंबर सी। 93 देखिए, ज्वार चारा में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन कंटेंट इन सरगम फॉडर। ज्वार की जो चारा होती है उसमें प्रोटीन कितना होता है? 7 से 8% प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर डी, 7 से 8% प्रोटीन ज्वार चारा में होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44, ज्वार की उत्पत्ति कहाँ मानी जाती है? ओरिजिन ऑफ सरगम इज अफ्रीका। ऑप्शन नंबर बी, ज्वार की उत्पत्ति है वो अफ्रीका को मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, जई किस मौसम की फसल है? वोट इज विच रीजन क्रॉप्स। जई का जो स्पेलिंग हो गया ओट हो गया, जो किस मौसम का हो गया? रबी मौसम का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। जई किस मौसम का है? रबी मौसम का ही है। आपका हिंदी का भी क्वेश्चन आंसर पूरा कराया जाएगा, सारा पार्ट का हिंदी और इंग्लिश का, वो भी चेक कर लीजिएगा, इसी पे अपलोड मिलेगा। तो ये सब कुछ वहीं पे देख लीजिएगा, पूरा चीज यहीं पे अपलोड होगा। और आपका ग्रामर जो होता है, व्याकरण, हिंदी व्याकरण, वो भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छा समझाया जाएगा। इससे अनोखा तरीका कभी नहीं देखे होइएगा, पूरा बोर्ड पे आपको बताएंगे, ट्रिक के माध्यम से पूरा याद हो जाएगा। जैसे समास हो गया, संधि विच्छेद हो गया, सबसे ज्यादा संधि विच्छेद में लोगों को प्रॉब्लम होता है, समास में प्रॉब्लम होता है, बहुत तुर तुर के बताया जाएगा। देखिएगा कैसे बताया जाता है, देख लीजिए, इसी चैनल पे अपलोड मिलेगा। और लास्ट टाइम आएगा जब एग्जाम के टाइम में, और अच्छा से रिविजन रोज चलेगा वो रिविजन। तो बने रहिएगा इसी चैनल पे, आपका सारा सिलेबस यहीं पे कवर कराया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, बरसीम को क्या कहा जाता है? बरसीम इज कॉल्ड, जो बरसीम को कहा जाता है फसलों का चारा का फसल कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? थ्योरी पढ़े हुए तो पता ही होगा, किंग ऑफ फॉडर, क्योंकि बहुत ज्यादा चारा का उत्पादन करता है, सबसे अधिक, बहुत आप सोच से भी ज्यादा ये उत्पादन करता है। बार बार काटते रहिए, और इसका लगभग कटाई अब इसको 8 से 9 बार कर सकते हैं। इसका कटाई एक बार रोप दीजिएगा तो 8 से 9 बार इसका कटाई कर सकते हैं, इसीलिए इसको चारा का राजा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, बरसीम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? प्रोटीन कंटेंट इन बरसीम इज, जो बरसीम में होता है वो प्रोटीन कितना होता है? 20 से 21% बरसीम में प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, नेपियर घास किस प्रकार की फसल है? नेपियर ग्रास इज, जो है वो बहुवर्षीय फसल है। ऑप्शन नंबर बी, नेपियर घास जो है वो बहुवर्षीय फसल है। अब इसको बार बार काट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? बहुवर्षीय। ये जो 1 साल से ज्यादा दिन तक रहता है उसी को, 1 साल से ज्यादा 2 वर्ष 3 वर्ष तक रहता है उसी को बहुवर्षीय कहते हैं। जो 2 वर्ष या उससे अधिक तक का रहता है उसे बहुवर्षीय कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उसको बहुवर्षीय फसल है वो, नेपियर घास को बहुत साल तक भी रख सकते हैं। उसमें बार बार कटाई देता है, काटते रहिए, खिलाते रहिएगा, लेकिन कुछ नियम शर्तें होता है उसके अनुसार काटिएगा। थ्योरी में सब बताएगा, इसमें कोई डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। थ्योरी पढ़ाई होता है तो आपको सब कुछ बताया जाता है। 99 देखिए, नेपियर घास की उपज कितनी होती है? यील्ड ऑफ नेपियर ग्रास, जो 1500 से 1800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होता है। जो नेपियर घास का उपज कितना हो जाता है? 1500 से 1800 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, कितना क्वेश्चन कर लिए है, कितना आसान लगा है आपको? सारा क्वेश्चन आसान ही लगेगा, मात्र रटने की कोई आवश्यकता नहीं, इसमें ज्यादा टाइम देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये बहुत आसान चैप्टर है, जो आप सब्जेक्ट मेहनत रूप से होगा उसको पढ़िए, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी उसमें ही लगाइए। ये देखिए आपको सारा यहीं पे याद हो जाएगा। अब देखोगे पूरा क्लास अब मेहनत करके आया हूँ तो आपको पता ही लगेगा कितना मेहनत हुआ है, आपको सारा यही याद हो जाएगा। और 1-2 बार पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा, अपने आप याद हो जाएगा। इसमें ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है, इसमें जो कोई हार्ड टॉपिक नहीं है। तो विश्वास कीजिए, मात्र इसको रोज आधा घंटा दीजिए, आधा घंटे से ज्यादा इसको पढ़वे नहीं कीजिए, बाकी आप उसमें टाइम दीजिए रोज, लेकिन रोज पढ़िए, उसको आधा घंटा कम से कम पढ़िए। थ्योरी देख लीजिए, इसका जो पीडीएफ होता है वो देख लीजिए, जब क्वेश्चन आंसर कहा जाएगा तो उसमें थोड़ा ज्यादा टाइम दे दीजिएगा, बाकी सब दिन आधा घंटे इसको पढ़िए, बाकी भर दिन पढ़ने की इसको आवश्यकता नहीं है। तो आगे देखिए, जूट की कटाई कब होती है? जूट की कटाई जुलाई या सितंबर में की जाती है, जुलाई से सितंबर के बीच में जूट की कटाई होती है। ऑप्शन नंबर सी। 101 देखिए, मक्का की कटाई कब की जाती है? बेनीज मैज फॉडर हार्वेस्टेड, 80 से 85 दिन बाद। जब मक्का चारा के लिए रोपा जाता है तो
तो उसको जो कटाई पहली कटाई होती है वो 80 से 85 दिन के बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 102 देखिए, जूट में शरण प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ रेटिंग इन जूट। क्या हो जाएगा? रेशा निकालना। जूट में जो शरण प्रक्रिया क्यों करते हैं? शरण प्रक्रिया के बारे में आपको बताया गया होगा। उसको काट के पानी में उसको बोर कर रख दिया जाता है, उसको गलाया जाता है, जिससे उसका रेशा बहुत मजबूत बनता है। उससे अच्छा जिसमें सारा चीज गल जाता है, जिससे रेशा कन्वर्ट हो जाता है। और जूट का उपयोग क्यों होता है? तांत का बोरा बनाने के लिए, और भी बोरा, कोई झोरा या कोई रस्सी बनाने के लिए जूट का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? रेशा निकालना। फाइबर एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब होता है निकालना। तो ऑप्शन नंबर बी। और पीडीएफ के लिए यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कीजिए, सिर्फ मैसेज कीजिए यहाँ पे, तो आपका पीडीएफ मिल जाएगा। तो बने रहिए क्रेडिट गाइड में। यूपी और बिहार बोर्ड की सारा पढ़ाई यहीं पे कराया जाएगा। सारा क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा वहीं पे। और जो थ्योरी होता है वो एआई वीडियो से समझ लीजिए, पूरा अपलोडेड है, पूरा कार्टून स्टाइल में बनाया गया है, जैसे बातचीत हो गया, सब कुछ का अब रिलेट कर पाइएगा, एकदम कार्टून से समझाया, बच्चा जैसे समझाया गया वहाँ पे। उसका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा, पूरा चैप्टर वहीं पे समझ आ जाएगा। तो अगर आपको हमारा मेहनत पे आपको अच्छा लगा है, आपके लिए बनाया हूँ, अगर लगा होगा हाँ सर ने कुछ मेरे लिए किया है, तो धन्यवाद सर लिख दीजिएगा। और बने रहिएगा हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, एक टीचर होने के नाते मैं अपना पूरा 100% यहीं पे दे रहा हूँ। तो आप लोग भी हमारा साथ दीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए, हम लोग हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। तो चलते हैं, धन्यवाद, बने रहिए करियर गाइड में। तो गुड नाइट, चलिए टाटा बाय बाय।